हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। हियर आई एम विथ अमेजिंग स्टोरी। कुछ दिन पहले 67 बीपीएससी का रिजल्ट आया एंड हमारे साथ सर है जिन्होंने 67 बीपीएससी में सक्सेस पाए हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं, उनका जर्नी कैसा रहा है एंड आई होप आपको इस जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। पहले कांग्रेचुलेशन सर फॉर गेटिंग रिजल्ट इन बीपीएससी। थैंक यू। कैसा फील लग रहा है सर फाइनली गेटिंग सेलेक्टेड इन बीपीएससी? इतना प्रोमिनेंट एग्जाम है। बस थोड़ा लाइट फील हो रहा है, थोड़ा शांत सुकून, बस वो है। अच्छा, पहले थोड़ा प्रेशर था। प्रेशर तो था। बहुत 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 ज़्यादा। विच काइंड ऑफ प्रेशर? प्रेशर एक्चुअली ये सब एग्जाम हम लोग इसलिए नहीं देते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा। सबसे पहले हम लोग एग्जाम इसलिए देते हैं कि खुद को प्रूफ कर सकें कि हमारा सेल्फ वर्थ क्या है। तो वो कई बार जैसे जैसे ईयर बीतता है हाँ। वो कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा। आपको लगता है सच में इस लायक है भी हम। अच्छा। तो उसको बार बार पंप करना कि नहीं नहीं इस लायक है, इस लायक है, कर लेंगे कर लेंगे। ये बहुत बड़ा मतलब एक प्रेशर होता है जो हर एक बच्चा फेस कर रहा होता है। दूसरा सोसाइटी का प्रेशर तो आता ही है कि हाँ किसी भी, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग को पेरेंट्स लोग का पूछा जाता है भाई क्या करता हूँ, आप यहाँ पे हैं, भाई एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा। तो ये सब कई बार चीज़ें टफ हो जाती हैं आपके लिए भी आगे बढ़ने में। तो ये सब है, फाइनेंशियल प्रेशर कई बार आ जाता है, घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गया। हाँ, बीइंग ए बॉय आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या इश्यूज होती है। ओके, कब आपने डिसाइड करा कि चलो यार बीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं? जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के थर्ड ईयर में था, तो उस वक्त बहुत सारे प्लेसमेंट्स होने शुरू हो गए थे कॉलेज में और बहुत सारे बच्चों को जॉब मिल रही थी। मुझे भी फोर्थ ईयर तक एक जॉब ऑफर हुई थी। अच्छा। तो उस वक्त थर्ड ईयर तक मेरे दिमाग में आने लग गया था कि मैं अगर अपनी स्किल्स के थ्रू किसी कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाता हूं तो वो किसी एक कंपनी को प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं अपनी स्किल्स के थ्रू गांव के तरफ से जो नजदीक तबका है उनको उससे फायदा पहुंचाता हूं तो वो ज्यादा ऊपर उठ के आएंगे। अच्छा। वो ज्यादा सशक्त खुद को फील करेंगे, वो उस सिस्टम का खुद को पार्ट मानेंगे, अलग नहीं होंगे इससे। तो मुझे लगा कि जो मेरे स्किल्स हैं इधर ज्यादा बेटर सर्व होंगे rather than किसी एक एमएनसी कंपनी को मैं प्रॉफिट पहुंचाऊं। अच्छा, तो आपने कंपनी ज्वाइन किया या फिर नहीं, छोड़कर सीधा तैयारी में लग गए? मैंने उस वक्त कंपनी ज्वाइन नहीं की क्योंकि उस वक्त मेरे 2 एग्जाम क्लियर हुए थे। एक सीडीएस का हुआ था और एक एफकेट का हुआ था। अच्छा। तो मुझे लगा कि शायद ये चीज कॉलिंग भी हो सकती है कि बुलाया जा रहा है। तो मैं वो ऑल टुगेदर उस प्लान को लीव किया और इधर 2019 से मैं यूपीएससी के और इस सिविल सर्विसेज की जर्नी में स्टार्ट कर दिया। अच्छा, सीडीएस एंड एफकेट क्रैक हुआ, उसके बाद का जो एएफएस भी बोलते हैं और एक एसएस भी बोलते हैं, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था, थोड़ा हमें शेयर करिएगा। एसएसबी में गया था, जो सीडीएस का था 33 एसएसबी भोपाल था। तो वहाँ पे पहले तो मतलब स्क्रीनिंग होता है। हाँ। स्क्रीनिंग हुआ मैं तो थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल हाई हो गया था। तो वहाँ पे क्या होता है, वो नाम पूछते हैं और डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। अच्छा। तो मैं नाम तो बता पाया, डेट ऑफ बर्थ मेरा उस एक्साइटमेंट में याद नहीं आ रहा था। अच्छा। तो उनको लगा डाउटफुल तो नहीं है। मैं कैसे भी करके फिर से उनको बता पाया यही मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो उन्होंने इन किया। 5 दिन तक मेरा साइकी टेस्ट चला, ये फिजिकल का टेस्ट चला। और मतलब एक चीज कहिए फायदा या नुकसान, उस टाइम बहुत बारिश हुई थी। तो फिजिकल टेस्ट में कई तुम लोगों को मना ही कर दिया गया था कि मत करो तुम लोग, कुछ इंजरी हो सकती है। उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में काफ़ी जो उस वक्त वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर थे, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछा गया था उन लोगों से। लाइक एक क्वेश्चन ये भी था कि आप मम्मी के ज़्यादा करीब हैं या पापा के करीब ज़्यादा हैं। तो ये सब सवाल अब बहुत ट्रिकी हो जाते हैं। तो मैंने बताया था कि जब कोई इमोशनल फेज आता है तो मम्मी से वो बात शेयर कर देता हूँ। कोई टफ लाइफ का डिसीजन है उसमें मैं पापा के करीब खुद को ज़्यादा फेस करता हूँ। एफकेट का भी कुछ ऐसा ही था, ऑल्दो मैं दोनों में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, बट वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था वहाँ पे। और कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका बीपीएससी में? बीपीएससी का मेरा पहला अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट। इससे पहले लाइक यूपीएससी वगैरह आपने कुछ दिया या कोई डिफरेंट स्टेट पीसीएस? इससे पहले मैंने यूपीएससी दिया था, दिए हैं 2020 में, 21 में और 22 में। अच्छा। तो 22 वाला जो यूपीएससी था वो एक तरह से कहिए वो उसका फेलियर ही कारण है कि मैं बीपीएससी में सिलेक्ट हो पाया। अच्छा। उसमें क्या हुआ था कि मैंने तैयारी बहुत अच्छी की थी, लाइक मतलब सच में बहुत ज़्यादा हुआ था। तो GS1 में मैंने अपने मार्क्स मैच किए जो जितने भी कोचिंग के इंटरव्यू आते हैं। तो मेरा मिनिमम मार्क्स आ रहा था 112 और मैक्सिमम मार्क्स आ रहा था 120। अच्छा। तो
मार्क्स देखे मैं पूरा खुश, हाँ, चलो इस बार का यूपीएससी मेंस लिख रहे हैं। हाँ, फिर मैंने सीसेट में मार्क्स मैच करना शुरू किए, अच्छा, और मैं सीसेट में पूरा मतलब नहीं निकल रहा था मेरा। अच्छा, अब मेरे लिए वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई कि मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, हम लोग को मैथ इंग्लिश ही 4 साल पढ़ाया जाता है, एग्जैक्टली, और मैं उसी में फेल हो गया। हाँ, अब वो चीज़ ऐसा था कि आपको नहीं होता ब्रेक डाउन कर दे अंदर से। हाँ, हाँ, और इससे पहले बीपीएससी का जो पेपर वाला लीक हुआ था उसमें भी मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे, वो पेपर ही कैंसिल हो गया, तो वो भी सैटरिंग था। अब लगा था क्या करेंगे अब। और ये चीज़ इतना ज़्यादा मेरे लिए तबाही वाला था कि जो ये मैंने सीसेट फेल किया था, कि मैं लगभग 10-15 दिन खुद को रूम में बंद कर लिया था। एंड मैं रो रहा था, मैं सच में रो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ड्रीम भी होती हैं आपका। सही, बहुत, तो उस वक्त मेरे 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। मेरा एक दोस्त है आशीष वर्मा है, एक अच्छी जगह पे पोस्टेड है वो। मैंने उसको फ़ोन किया और फ़ोन पे मैं लगभग 1 घंटे रोया था उससे। फिर वो मुझे मतलब सपोर्ट सिस्टम बहुत हाई था मेरा हमेशा से। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहे। तो वो चीज़ मेरे को फिर से उन्होंने पुश किया कि यार आगे बीपीएससी है, इसके लिए तू तैयारी कर। उसके बाद मैं बीपीएससी के लिए जैसे हो गया कि भिड़ गया। उसके बाद मेरा था कि कुछ नहीं देखना है, जितने घंटे हैं उसमें बस खाना है, सोना है और पढ़ना है। उसके वजह से मैं बीपीएससी का जो अभी तक हमारा तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है। इसमें मैंने तो सब जितने मार्क्स मैच किए थे 120 आ रहे थे मेरे, लेकिन बीपीएससी ने 117 दिए। तो वो जो पंप था वो कंटिन्यू रहा मुझे इस 67 के बीपीएससी के होल प्रोसेस में। अच्छा, जी, 112 मिनिमम एंड 120 मैक्सिमम। एक एवरेज अगर हम कट ऑफ की बात कर ले तो यूपीएससी का कट ऑफ 85 टू 90 रहता है, और 112 है, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स हुआ, बहुत ज़्यादा कैलिबर होगा आपका, तभी इतने मार्क्स आपने गेन करा है। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट रहा आपका 67 बीपीएससी में। जब आप प्रॉब्लम चल रही थी, पेपर कैंसिल हुआ, उसमें भी आप अच्छा मार्क्स गेन कर रहे थे, तो उस टाइम पर क्या माइंडसेट था, क्या लग रहा था? सर उस वक्त मेरा सेंटर पड़ा था औरंगाबाद, तो मैं औरंगाबाद से वापस आ रहा था, अभी मुगल सराय ही पहुंचा हूँगा, पता वो पूरा पेपर कैंसिल हो गया। मैं ट्रेन मतलब उतरा मैं स्टेशन पे, मैं जाके जो वेटिंग हॉल होता है मैं वहाँ पे ही मतलब बस आंसू नहीं गिरे थे, लेकिन अंदर से वो इतना दुख था कि इतना उसके लिए भी तैयारी था, इतना अच्छा पेपर गया है और ये भी कैंसिल हो गया। तो उस वक्त लग रहा था कि अब आगे क्या करना है, अब एक वही होना होता है आगे अब क्या। तो यूपीएससी था 1 महीने बाद, यूपीएससी दिया, वो तो जैसे मतलब बताया आपको। तो ये सब चीजें ऐसा करते कि लो फेज आना शुरू हो जाता है, आप लाइक होता है कि आप रॉक बॉटम हिट कर रहे हो, इससे नीचे कहाँ जाओगे। तो वहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम जो आपका होना चाहिए ना, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स एक तरह से कहिए कि मैं मानता हूँ कि अगर ये जर्नी मेरी बाईसाइकिल है, तो एक साइकिल के पहिया मेरे पेरेंट्स हैं, दूसरा साइकिल का पहिया मैं हूँ। इस टाइप का सपोर्ट सिस्टम रहा है घर से। और दोस्त भी मुझे बहुत अच्छे मिले कि वो लोग मुझे हमेशा ऐसे बैक कर रहे थे कि मैं ही हूँ जो रैंक 1 मिलवाने वाला हूँ। अच्छा, इस टाइप का बैकअप कर रहे थे वो। अच्छा, कभी कभी कुछ ज्यादा ही मोटिवेट कर देते थे क्या? तुम भी करोगे। क्या मोटिवेट करते, थोड़ा बताइए। अरे जैसे कि भाई गवर्नर हाउस जाइए तो हमारे लिए भी खाना लेके आई है, अच्छा, तुमको मिलेगा ना, और कि पहला सैलरी मिलेगा तो हमारे लिए ये खरीद के दे देना। अच्छा, या फिर कि नीतीश कुमार तुमको हाथ मिलाएंगे भाई, देखना अच्छा लगेगा तुमको बहुत। तो ये सब चीजें होती है कि लगता है चलो कम से कम दोस्त भरोसा कर रहे हैं आप पे। अच्छा, कोई ऐसा नहीं यार बहुत चढ़ा दे रहा है यार तुम? देखिए अब चीजें क्या होता है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं। हाँ, आप सीधी बात है कि आप इनर कैसे उसको समझ रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आया था कि हाँ मेरे दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि मैं पढूं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। एक फील आती है कि कौन हमें चढ़ा रहा है, हाँ, और कौन हमें इसे मोटिवेट करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। बोल रहा है। तो वो बहुत अच्छा रहा मेरे साथ। ओके सर, मेंस का पेपर जब आप दे रहे थे तो उस टाइम किस तरीके से आपकी पढ़ाई थी, क्योंकि मेंस बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है इस एग्जाम में? देखिए मेंस का पहले मैंने क्या किया कि इसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाला, सारे जितने भी थे। कितने साल के? सर उसके लिए कोई बुक आती है, मतलब मैं बुक का एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे याद है, लेकिन मैंने क्या किया जाके मार्केट में गया, मेरा बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, मुझे बुक चाहिए, एक बुक उसने उठा के दी, मैंने सारे क्वेश्चन उठाए और उसको क्या किया सिलेबस से मैच किया। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए सिलेबस में है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब मैंने देखा कि बीपीएससी कितने क्वेश्चन से पूछा है। अब मान लो प्रीवियस ईयर 5 क्वेश्चन पूछा है, मैं अब क्वेश्चन का नेचर एनालिसिस कर रहा था कि नेचर क्या है इसका। अच्छा, एनालिटिकल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, या फिर किसी केस बेस्ड पे है। अच्छा,
तो वो नेचर एनालिसिस करके मैं उसी से नोट्स अपने बना लिया, अच्छा ताकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो इसी के आसपास आएंगे। इसके लिए एक चीज मैंने बहुत अच्छा किया था, बहुत सारे टॉपर्स का आरटीआई कॉपी पड़ा हुआ यूट्यूब पे या फिर किसी टेलीग्राम चैनल पे। अच्छा मैंने उस क्वेश्चन का देखा आंसर उन टॉपर्स ने कैसे लिखा है कि उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गया। अच्छा अच्छा तो वहां से कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हुआ करते थे, तो वो पॉइंट्स मैं कलेक्ट करके अपने नोट्स में डाल देता था। जैसे कई लोग बोलते हैं कंक्लूजन लिखने नहीं आता है, अरे भाई वो टॉपर है, उसको बीपीएससी ने मार्क्स ऑलरेडी अलॉट कर रखा है, उससे अच्छा कंक्लूजन किसका होगा। एग्जैक्टली। कई जगह मैंने एज इट इज कॉपी भी की है। अच्छा क्वेश्चन जो आए हैं, अगर मुझे देखा किसी टॉपर का कंक्लूजन अच्छा है, उसको मैंने अपने में भी वैसे लिख दिया। तो ये तो था कि दोनों को करेक्ट करना। तीसरा था कि नोट्स मेकिंग मेरा बहुत स्ट्रांग रहा। अच्छा मैं नोट मेकिंग को बोलता हूँ गन्ने के, मतलब गन्ने का जो हम जूस पीते हैं हाँ उससे मैं कंपेयर करता हूँ। पहले क्या करते हैं कि आप गन्ना एक बार डलता है, दूसरा बार डलता है, तीसरी बार डलता है, तब जाके एक जूस निकलता है। हाँ तो वैसे मैं नोट्स बना था, पहले मैं नोट्स बनाऊंगा तो बहुत बार नोट्स बनेगा, अच्छा फिर उसको मैं और उसको सॉर्ट करूंगा दूसरे लेयर में, हाँ फिर तीसरी बार में, अब तीसरी बार में वो मेरे से एक दो पन्ने में नोट्स आया था, अच्छा और वो नोट्स मेरे हाथ में रह जाते हैं। मेंस के टाइम पे मेरे हाथ में मुश्किल से 50 पेज थे, अच्छा उन्हीं को मैं बार बार रिवाइज करता था। तो ये मेरा मेंस का था। और बाकी ये चीज बहुत अच्छा काम भी किया कि लास्ट टाइम पे मेरा प्रेशर नहीं था कि मेरे 1000 पेज के कुछ नोट्स पढ़ने। तो काफी समय लगा होगा उसको लिखने में। सर अब एक बार प्रीलिम्स लिखा जाता है ना, तो पहला बार तो बूस्ट अच्छा मिलता है, ये बात सच है। लाइक अगर कोई लड़का 2 घंटे पढ़ता होगा, प्रीलिम्स निकलने के बाद 12 घंटे अपने आप पढ़ने लगता है, तो वो बूस्ट था। और दूसरा था कि एक जैसे था कि अब इससे नीचे क्या गिरोगे, तो अब जब इंसान धरती पे होता है सर, तो उससे ऊपर ही उठ सकता है वो। अच्छा जैसे हम लोग भी धरती पे हैं, इससे ऊपर ही उठ सकते हैं सर, इससे नीचे वो नहीं जाएंगे। तो वो था कि अब इससे तो उठना ही था। तो जो भी मेरे को टाइम मिल रहा था मैं उसको पढ़ ही रहा था, मैं पढ़ ही रहा था। और उस टाइम पे मतलब अगर होगा कि दिन में नींद आता है, मैंने कुछ सुना था पावर मैप के बारे में कि 15-20 मिनट सो लो। हाँ 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 मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया अपनी लाइफ में। जब भी मेरे को बहुत थक गए हैं, 20 मिनट का मैं क्या करता था कि अलार्म लगाया, और अलार्म 3 जगह लगाया था। कई बार रहता है कि मैं फोन बंद करके फिर सो जाता ताकि उठूं मैं। 20 मिनट वो करके उठता था, फिर पढ़ता था। उसमें क्या होता है कि कई बार आपको डिस्कशन करना पड़ता है। डिस्कशन से क्या होता है कि चीजें याद बहुत, रिटेन बहुत जल्दी होती है। और वो एग्जाम टाइम में क्या होता है कि इतना प्रेशर होता है, आप बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर जाओगे। लेकिन जब आपने डिस्कस किया है कि ये सुना है, तो वो चीज बहुत हेल्प करती है। तो इसमें मैंने 3 चीज का याद रख मतलब काम किया। पहला कि पढ़ो खुद से, दूसरा सुनो। सुनो कैसे डिस्कशन से, इसके लिए मैंने अपने कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ मेल और फीमेल फ्रेंड्स थे, उनके साथ मैंने एक डिस्कशन करता रहा। और तीसरा देखो, देखो यानी कोई वीडियो देखो आप यूट्यूब उसी टॉपिक पे। तो ये तीनों एक साथ जब काम करता है तो चीजें रिटेन हो जाती हैं। तो ये मेरा मेंस का स्ट्रेटजी ऐसे ही चला पूरा प्रिपरेशन के टाइम पे। पूरा डे आपका एंगेजिंग रहता होगा, मतलब आई थिंक आप 5-6 घंटे ही सो पाते हो, या उससे कम ही। सर मतलब मेरे हिसाब से मेरी फिलॉसफी है कि देयर इज नो फ्री मील। दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं है। अगर हमको ये चीज पानी है तो हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा जो और लोग नहीं कर रहे हैं। और दूसरा मैंने क्या सोचा कि मैं इंजीनियरिंग से था, तो मैंने अगर मैं अभी यहाँ पे नहीं होता तो क्या कर रहा होता, तो 9 to 5 जॉब कर रहा होता। 9 to 5 जॉब में मुझे अगर एक्स्ट्रा प्रमोशन चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट भी मारने पड़ेंगे। तो मैंने पढ़ाई को माना कि मैं 9 to 5 जॉब है और मुझे कुछ एक्स्ट्रा पाना है, लाइक बीपीएससी को क्रैक करना है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। वो एक्स्ट्रा एफर्ट था कि मेरा कि थोड़ा और पढ़ो और खींचो। तो फिर भी कितने देर का नैप, सोना जो भी, कितनी देर का रहता है? सर मतलब एक बात बोलूंगा, सोने का तो शायद कुछ हद तक फिक्स था, 6.5 घंटे 7 घंटे तक। लेकिन बाकी वो चीज़ फिक्स नहीं थी कि पढ़ाई जो था वो आवर वाइज नहीं था, सिलेबस वाइज था। जैसे था कि आज पॉलिटी का ये 4 टॉपिक खत्म होने हैं, अब उस वक्त ये थोड़ा पागलपन गया जो कहिए मेरा था कि अब जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, ये 4 टॉपिक खत्म जब तक नहीं होगा तब मैं नहीं सोऊंगा। अच्छा तो कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं टेबल पे ही सो जाता था, मतलब थक के, तो मेरे रूममेट आके उठाते थे, भाई क्या कर रहा है, जाके बेड पे सो जा। तो वो लेवल का थोड़ा चाहिए होता है, कई बार अंदर से आग चाहिए होता है। आपकी तैयारी कहाँ, दिल्ली से हुई? सर मैंने सेल्फ स्टडी की थी दिल्ली से ही। दिल्ली से आपकी तैयारी का 2019 में आपका ग्रेजुएशन रहा है, फिर उसके बाद का फेज तैयारी में ही लगा कि उसके बाद भी कुछ एकेडमिक चीज़ों में आपका है, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक दिस, या कुछ एक्स्ट्रा स्किल कोर्सेज वगैरह? सर यहाँ पे बहुत लोग के अलग अलग अपने व्यू होते हैं। मेरे लिए था कि कोई सेकंड ऑप्शन मत रखो, कोई बैकअप मत रखो, क्योंकि बैकअप कई बार क्या होता है कि वहीं आपको फ्रंट हो जाता है। तो मैंने सोचा कोई बैकअप नहीं रखना है, मेरे लिए था कि एक जगह लगे रहो। तो मैं कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ नहीं गया, मेरा था कि इसी में लगना है। और वो चीज़ तो मतलब मेरे लिए काम की कि हाँ
वो निरंतर प्रयास करने की वजह से उसमें मेरे को सफलता मिल पाई। कोई बैकअप प्लान नहीं रखना है, फिर भी एक फियर तो थोड़ा सा रहता है ना कि यार इन केस एवरीवन थिंक फॉर द बेस्ट, बट इन केस यार अगर नहीं हो पाए तो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास हों जिसको हम सेलेक्ट कर पाए। सर इसमें दो चीजें मैं तो बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि कुछ भी नहीं रखा था मैंने, लेकिन हाँ बैक ऑफ द माइंड दो चीजें थी। हाँ, पहला कि अगर जो मेरा अपना इंजीनियरिंग का नॉलेज है उसके थ्रू मैं किसी आईटी कंपनी में चला जाऊंगा, और मेरे पहले से कुछ दोस्त काम कर रहे थे तो वो मुझे बोल भी रहे थे कि भाई आना हो तो आ जाना। अच्छा, और दूसरा था कि मुझे यूपीएससी के सब्जेक्ट का इतना ज्ञान हो चुका था, मुझे लगा मैं टीचिंग सेक्टर में जा सकता हूँ अच्छा, अच्छा, और वहां पे आगे बढ़ जाऊंगा। ये बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, लेकिन मैं उस चीज को हावी नहीं होने दे रहा था अच्छा। कि ये चीज रखना ही है, क्योंकि वो चीज कई बार आपको रिलैक्स कर देता है। आपने डैफ में हॉबी क्या डाला था? सर मैंने डैफ में अपना हॉबी रखा था विपश्यना मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करते हैं? हाँ सर। अच्छा, मेडिटेशन करते हैं। कितने देर डेली, हर हर दिन? सर मतलब एक विपश्यना मेडिटेशन में एक होता है, मतलब बहुत सारे उसके होते हैं, आप 1 घंटे भी कर सकते हो, 10 मिनट भी, लेकिन मैं रोज 20 मिनट करने की 20 कोशिश मिनट। करता हूँ। ये मेडिटेशन आपके लाइफ में कितना हेल्प करता था? सर इसका मैं एक बस छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो शायद बच्चे इसको अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चे हमेशा बोलते हैं सिली मिस्टेक हो गया, अरे यार ऑप्शन डी टिक किए थे, ओएमआर में सी भर दिए, अच्छा, ओएमआर गलत भर दिए। अच्छा, ये सब चीजें मेरी खत्म होनी शुरू हो गई। अच्छा। एग्जाम टाइम में सर प्रेशर होता है, लेकिन उस प्रेशर को आप जितना ज्यादा शांत होगे उस टाइम पे उस एग्जाम को आप उतना ही अच्छे से दे पाओगे। मेडिटेशन मुझे उस चीज में हेल्प करता था कि जितना ज्यादा प्रेशर है मुझे उतना ही शांत होना है, मुझे अवेयरनेस आ जाता था कि हाँ प्रेशर फील हो सकता है तो और शांत हो जाओ, और शांत हो जाओ। तो वो चीज बहुत हेल्प कर रहा था मुझे। अच्छा, दैट हेल्प्स इन द मेडिटेशन। ओके, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आप किया करते थे, लाइक स्पोर्ट्स खेलना, गिटार बजाना या फिर कुछ और? सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मेरा एक था बैडमिंटन खेलते थे हम लोग, बैडमिंटन। और बैडमिंटन का भी उसका कारण था बैडमिंटन खेलने का, और उसमें बहुत अच्छा एक स्टोरी था। जैसे हम लोग 4 दोस्त हैं, किसी को 6:30 बजे नींद खुलता था, अच्छा, तो हम लोगों ने एक फिक्स किया कि भाई सब लोग उठेंगे 6:30 बजे और बैडमिंटन खेलने जाएंगे, अच्छा, ताकि एक हैबिट के साथ दूसरे हैबिट को अटैच कर दो। अच्छा, तो सबका होगा कि अब सब लोग 2 बजे भी सो रहे हैं, या 3 बजे भी सो रहे हैं, या 1 बजे भी सो रहे हैं, 6:30 बजे सबको ग्राउंड पे आना ही होता था। 6:30 बजे उठ के हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, उसके बाद अपने आप अब दिन पूरा हम लोग को मिल गया, तो हम लोग पूरे दिन पढ़ाई कर पाते थे। अर्ली मॉर्निंग उठने का क्या फायदा होता है? सर पहला बात जो मुझे फील हुआ, अर्ली मॉर्निंग उठने का लगता है पूरा दिन अपने पास है, हम चाहें तो पूरा दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो सुबह का जो वो ताजा हवा हो, या फिर जो लाल जो सूरज उगता है, तो उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है आपके माइंड पे। लाइक होता है ना, माइंड फ्रेश हो गया, तो वो माइंड फ्रेश के साथ आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपकी रिटेंशन स्पीड, मतलब रिटेंशन अच्छी हो जाती है, और लर्निंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। ये मुझे फायदा देखा। और तीसरा मैं थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी करता था, इससे क्या होता था कोई डिप्रेशन टाइप का जो कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो वो मुझे कूल एंड काम रखने में हेल्प करता था। अच्छा, ठीक है। थोड़ा एकेडमिक बातें करते हैं कि जो कैंडिडेट फ्रेश होंगे, जो तैयारी करेंगे, वो कैसे करें, कैसे आगे बढ़े? एज ए मेंटर आप उनको गाइड करिए। सर मेरा बस यही कहना है कि सिलेबस कितना भी चेंज हो जाए और क्वेश्चन का पैटर्न कितना भी चेंज हो जाए, आपको अपने सबसे पहले नॉलेज इज द थिंग, नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो पहले आप हार्डवर्क को तो कभी भी इग्नोर ही मत कीजिए कि आपको हार्डवर्क नहीं करना है। नए नए तरह के गिमिक आ सकते हैं कि कोई स्मार्ट वर्क, या फिर यही क्वेश्चन बार बार पूछ दिया था, कुछ लोग लाते हैं अरे ये क्वेश्चन इतना आसान था, ये किटकैट के रैपर पे इसका आंसर था। अच्छा, हाँ, तो सर वैसे नहीं चलता है, नॉलेज हमेशा आपको बहुत अपना स्ट्रांग रखना है, पहला। दूसरा, स्टडी में आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है कई जगह पे। अब जैसे मेरे साथ क्या था कि मैं मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ पाता हूँ, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरा कोई शौक नहीं है, या फिर मैं इसको बोस्ट नहीं कर रहा इसका, लेकिन इसका मैंने उल्टा क्या कहते हैं इसको ठीक कैसे किया, तो मैं उन बुक्स का यूट्यूब वीडियो हुआ करता था, उनको मैं देखता था। और तीसरा कि जो मैंने आपको नोट मेकिंग बताया, नोट मेकिंग मैंने तरीका वहीं रखा। अभी मेरे पास मुश्किल से 40-50 पेज की डायरी है, और मेरे को अभी मेंस की तैयारी करना, मैं वही डायरी उठाऊंगा, ताकि मेरे शॉर्ट नोट्स वो पड़े हुए हैं। इसके लिए कई बार होता है कि यूट्यूब पे सर इतना फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, मैं सही बताऊं तो कोचिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे जो भी पॉपुलर कोचिंग है वो सब के सब ने बहुत सारे फ्री मटेरियल रख रखा है, सबके, मतलब कोई किसी से बैर नहीं होता, जितने भी कोचिंग है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, उन सबको आप बस सिलेबस से मैच कीजिए, पीवाईक्यू से मैच कीजिए,
उसको आप देखिएगा किसी न किसी ने कोचिंग में उसको डाल रखा है, उसको बस नोट्स बनाना है, वो मेहनत आपको करना पड़ेगा। बाकी आप 1.5-2 लाख जो आप लगा रहे हो कोई वर्थ इट नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। और अल्टीमेटली कोचिंग आपको सक्सेस दिला दे ये जरूरी नहीं है, आपको और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। जैसे आपको एक घटना चक्र आता है, वो पढ़ना ही पड़ेगा, और उसका भी मैंने वीडियो में देख रहा था। यूपीएससी का पीवाईक्यू, वो तो आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही वो टिक होना चाहिए, उस पर तो दो राय होना ही चाहिए। और कई बार अब यूपीएससी बदमाशी नहीं कर रहा है, वो पहले के जो ऑप्शन उनको क्वेश्चन बनाया जाता है, हाँ ये भी होता है, तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखो। आप जब पीवाईक्यू कर रहे हो तो ये भी सोच सकते हो ये जो ऑप्शन है बाकी 3 वो अगले बार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप मैंने मान लो कि ऑप्शन डी टिक कर दिया, तो एबीसी भी देख लो, ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। अभी क्या है, अभी जो 69 का जो मैंने पीटी दिया ये भी काफी अच्छा गया। इसमें मैंने देखा कि यूपीएससी का मैच करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें मैं यही सलाह दूंगा कि आप यूपीएससी का भी पीवाईक्यू है उसको कम से कम 3-4 बार करके जाओ। मतलब उस लेवल का वो होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते टिक हो, सोचना भी ना पड़ ज्यादा। और बाकी ये चीज है कि मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि वो सिली मिस्टेक आपको रोकेगा। और तीसरा कि टेस्ट एनालिसिस, जैसे अगर कई लोग बोलते हैं कि मैंने मॉक दिया और खत्म, नहीं, मॉक दिया वो खत्म नहीं हुआ। आप 2 घंटे का मॉक टेस्ट दो, उसके बाद 3 घंटे और लगाओ। 3 घंटे और किसमें लगाओ कि मैंने गलतियां क्या क्या की इसमें। मार्क्स के पीछे मत भागो, मार्क्स आपके 20 नंबर भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचो मेरे से 130 जो गलत हुए हैं वो 130 क्वेश्चन की गलतियां किस टाइप की हैं। क्या मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, क्या मेरे से सिली मिस्टेक ज्यादा हो रहे हैं, क्या मैं तुक्के ज्यादा मतलब करने के चक्कर में मेरे मार्क्स कम हो गए हैं। उनको एनालाइज कीजिए अपनी गलतियों को, और उसका नोट्स बनाइए। गलतियों का नोट्स जितना बनाइएगा वो आपको लास्ट में उतना ही हेल्प करेगा। What will the feedback for the youth? क्योंकि youth are like pendulum, उनको थोड़ा एक अच्छा पाथ देना जरूरी है। सर इसको थोड़ा मैं पॉइंट वाइज रखना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये है कि आप कभी भी किसी चीज का शॉर्टकट मत ढूंढिए, कभी भी सक्सेस का शॉर्टकट हो ही नहीं सकता है। और दूसरा मेरा ये रहेगा कि हार्ड वर्क का अभी भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसको आपको करना ही पड़ेगा। और तीसरा कि सपोर्ट सिस्टम को अपना हाई रखिए। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई बड़ी दीदी हो सकते हैं, बड़ी भैया हो सकते हैं, कोई भी हो, उसको हमेशा स्ट्रांग रखिए। आसपास जो होता है ना वो मक्खी वाले दोस्त, वैसे मत रखिए कि मिठाई के आसपास मक्खी घूम रही है, उनसे दूर रखिए। और चौथा मेरा ये रहेगा कि अनप्रोडक्टिव चीजों में कम इन्वॉल्व होइए, क्योंकि कोई भी अनप्रोडक्टिव चीज आपको ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार गॉसिप बहुत करते हैं। सर गॉसिप सच में बहुत अनप्रोडक्टिव चीज होती है। हो सकता है कि हफ्ते में 1-2 दिन किए, लेकिन आप लगातार कर रहे हो तो वो आपको ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाएगा। ग्रोथ आती है जब आप अकेले रूम में बैठ के फोन बंद करके पढ़ रहे हो। आई विश सर कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। एंड बहुत ही अच्छा स्टोरी रहा सर, बहुत मिलकर आपसे अच्छा लगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर इंटरव्यूज। थैंक यू।